चाहिए उनसे। और राम की तरह शबरियों के साथ बैठे हुए बनारस गए, जितने वर्किंग कम्युनिटी के लोग थे उनके बीच कुर्सी हटा के जाके बैठ गए। सिर्फ बुरा पक्ष ही देखना बहुत बड़ी बात नहीं होती, और बुराई तो कोई है ही नहीं, राजनीति है, नीतियां बन रही हैं, या तो वो नीतियां आपको अच्छी लगती है नहीं अच्छी लगती, लेकिन इसके लिए कोई भी व्यक्ति मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेगा। खैर करेगा भी तो समझ लेंगे। तो ये कंडीशन है 1707 में। अब इस कंडीशन में कौन आ रहा है? बहादुर शाह वन, बहादुर शाह ये आ रहा है, ये पहला आदमी। इसने क्या किया? अब ये क्षेत्र देखो, ये अब दो फ्रंट पे क्या काम किया। अब इसने क्या किया? इसने विद्रोह को संभाला, विद्रोह को संभाला, पर उन्हें खत्म नहीं कर पाया। गुरु गोविंद सिंह जी के बाद बंदा बहादुर से झगड़ा चलता रहा, मराठा असंतुष्ट रहे, राजपूतों के साथ कोई बहुत मेल मिलाप वाला काम नहीं हुआ। हालांकि वो शांत कर ले गया, लेकिन नहीं हो पाया। और फाइनेंशियल बैंकरप्सी पैदा कर दी, वित्तीय दिवालापन। इसके बाद कौन आया? जहांगीर शाह। इससे तो खैर कुछ हुआ नहीं। इसका जो वजीर है जुल्फिकार खान, ये काबिल आदमी। इसने क्या किया? इसने क्या किया? सशक्त समझौते, सशक्त समझौते, जजिया खत्म कर दिया। राजपूत राजाओं को सशक्त, पावरफुल अरेंजमेंट्स, एग्रीमेंट्स, सशक्त समझौते की, जजिया खत्म कर दिया। राजपूत राजाओं को ओहदा दिया, बड़ा बड़ा सूबेदारी दी, मालवा और गुजरात की, बड़े बड़े टाइटल दिए। मराठों से कहा तुम यार चौथ और सरदेशमुखी सबका लोग कलेक्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर अधिकारी हमारे होंगे। अब इस वित्तीय दिवालियापन से बचने के लिए इसने एक जहर पैदा कर दिया, इजारादारी। यहां निगेटिव का चिन्ह लगा दो कि वित्तीय दिवालियापन से बचना है तो इजारादारी शुरू कर दी। इसके बाद तीसरा आदमी आ रहा है, फारूक सियार। यहां पे कौन है? सैयद ब्रदर्स, सैयद ब्रदर्स। सैयद ब्रदर्स, इन्होंने तो हंगामा ही कर दिया, मराठों का सपना पूरा कर दिया, राजपूतों का सम्मान बढ़ाया, सशक्त समझौते का विस्तार, सशक्त समझौते का विस्तार, समझौते का विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट्स। किसने संभाला? विद्रोह को संभाला किसने? बहादुर शाह ने। खत्म नहीं कर पाया। इसने क्या किया? सशक्त समझौता इसके काल में हुआ, जहांगीर शाह के काल में। सब खुश तो हुए पर संतुष्ट नहीं हुए। इसने क्या? इसके काल में, फारूक सियार के काल में सशक्त समझौते का विस्तार, मराठों का सपना पूरा हो गया, मराठा स्वराज।
राजपूतों को बड़े पद मिले। पर वित्तीय स्तर पर फ्रॉड, गबन, गृह युद्ध, सिविल वॉर, ठेकेदार कहां पैसा देगा? ठेकेदार किसी को पैसा ही नहीं देगा। और सबसे बड़ी घटना घटी, राजा की प्रतिष्ठा में कमी। राजा की प्रतिष्ठा, वंश की प्रतिष्ठा नहीं, राजा की प्रतिष्ठा में कमी। डाउनफॉल इन द स्टेटस ऑफ द किंग, उसी की हत्या हो गई। इसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला। मोहम्मद शाह रंगीला, इसके काल में क्या हुआ? 1724 का विस्फोट, 1724 का विस्फोट, क्षेत्रीय राजवंशों का उदय। अब किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं, अब सब आजाद हो रहे हैं। उस आजादी की शुरुआत किसने की? हैदराबाद में। और दूसरी घटना क्या घटी? 1739 का विध्वंस, डिवास्टेशन। ये देखो, ये है तुम्हारा माइंड मैप। इसको कहते हैं नोट्स। ये थी चुनौतियां, ये थे सॉल्यूशन। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक। देख लो वो चुनौतियां, रिवोल्ट और फाइनेंशियल क्राइसिस, ये चुनौतियां, ये था समाधान। यहां देखो, अब यहां तुम एक काम और कर सकते हो, यहीं पर ऐसे ऐसे करके पॉइंट्स लिख सकते हो, तो डायग्राम बहुत प्यारा हो जाएगा और सारे 20-25 फैक्ट यहीं पे तैयार हो जाएंगे। और कॉन्सेप्ट अब यहीं पे, कल एक नई चीज दूंगा तुमको, बहुत नई, और झन्ना जाओगे तुम। झन्ना जाओगे मतलब ये नहीं है कि पलट जाओगे कुर्सी पे बैठे हो तो। ये जो 501 रुपया दे रहे हो, ये तुम मेरे स्कूल में चंदा दे रहे हो। वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। और कोई किसी से मेरे नाम पर झगड़ा नहीं करेगा, नहीं तो बहुत बुरा हो जाए। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। हक है भैया किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलने का, परेशान नहीं होंगे लोग। तुम सीख रहे हो, पढ़ लोगे, समझने लगोगे, रिलेट करने लगोगे, कल कोचिंगों में जाओगे, सवाल करोगे, क्वेश्चन पूछोगे, तो लोग मेरे किसके ऊपर नाराज होंगे? अवध ओझा के ऊपर। ही का उल्टा सीधा सिखा रहे हो। अभी क्या, तुम क्लास जाते हो, टीचर डिक्टेट कर रहा है, तुम लिख रहे हो, तुम्हारे दिमाग से कोई प्रश्न उठ ही नहीं रहा। सदगुरु का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सदगुरु ही बहुत अच्छे लगते हैं। उनका एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं मुर्दों को जिंदा करने वाला संत नहीं हूं, मैं जिंदों को जगाने वाला संत हूं। तो मैं तो संत हूं नहीं, लेकिन मैं जिंदों को जगाने वाला शैतान हूं।
मेरे जीवन में अंधकार था, मैं इन संतों के करीब आया, मुझे जीवन में रोशनी मिली। बस उसी रोशनी को मैं बांट रहा हूं अपने भाइयों और बहनों के बीच में, कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस दिशा बदलने की जरूरत है। ये देखो, वही एनसीईआरटी तुम कितनी बार पढ़े और ये सब नहीं निकाल पाए। देखो इसे, इस पूरे डायग्राम को गौर से देखो और इस पूरे डायग्राम को बनाओ। वही एनसीईआरटी छोटी सी, सोचो कितनी कीमती है। और कल एक भयंकर चीज दूंगा तुमको, वही एनसीईआरटी तुम कितनी बार पढ़े, ये डायग्राम नहीं निकल पाए। यही तुम्हारा नोट्स होता पहले 4-5 पेज का। पूरी पिक्चर तुम्हारे सामने, ये पन्ने में और इसका मटेरियल दिमाग में। अब ये डायग्राम मोबाइल में सेव कर लो, बैठो कंपनी गार्डन इलाहाबाद, लंका वाराणसी, इंडिया गेट दिल्ली, डल झील श्रीनगर, न्यूयॉर्क, लाहौर, कराची, कहीं भी बैठो और इस पिक्चर को देखो, सोचो, मनन करो, दिमाग की क्षमताओं का विस्तार करो। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है, तुम्हारा दिमाग खराब है। मेरा भी खराब था। तुम्हारा दिमाग कमजोर नहीं है। हमको भी लोग कहते थे कुछ नहीं कर पाओगे, आइए उसकी तैयार है, हंसते थे लोग मेरे ऊपर। कोई वश नहीं क्या जिंदगी है, ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। जैसे आज तुम्हारा ऊपर हंसते हैं, ऐसे मेरे ऊपर हंसते थे। कुछ नहीं कर पाओगे। ये कर लो, किराने की दुकान खोल लो, गारमेंट की शॉप खोल लो, पर मुझे आशा की किरण मिली भारत के संतों में। 1-2 नोट नकली निकल गया 50,000 की गड्डी में, तो सारे गड्डी सारी नोट फाड़ डालोगे? और 5वां नाम लिख लो, इस डायग्राम को पूरा कर लो। एक नाम और इसी के नीचे और एरो बनाओ, 5वां नाम। पांचवा नाम कौन सा? शाह आलम। वास्तविक सत्ता खत्म, अब कुछ नहीं करना है। वास्तविक सत्ता खत्म, अब राजा को कुछ नहीं करना है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रीय राजवंश को उदय हो चुका है। अब तुम मराठा की चिंता ना करो, सब आजाद हो चुके हैं, स्वतंत्र, क्षेत्रीय राजवंश स्वतंत्र। एंड ऑफ द रियल पावर ऑफ मुगल एम्परर, एंड ऑफ द रियल पावर। अब कोई पावर नहीं है, क्योंकि रीजनल स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो फिर इनकी क्या भूमिका है? लीगलाइजर की। लीगलाइजर, ये वैधता दे रहे हैं। अंग्रेजों के कर्मों की, मराठों के कर्मों की, किसी का भी कर्म हो, ये वैधता देते, बस दस्तखत कर देते हैं, साइनिंग अथॉरिटी बन गए हैं। उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल तुम लिख लो, दीवानी 1765 की ईस्ट इंडिया कंपनी को इन्होंने दी, और इस वैधता के चक्कर में 1857 तक इनका वजूद जिंदा रहा।
ये पहला पिक्चर, ये पहला पिक्चर यहां बनाओ, इसका इस्तेमाल करो यार। कहां फंसे पड़े हो तुम लोग? सब मिलेगा, सब। ये संसार जो है ना, जिस संसार के पीछे तुम दौड़ रहे हो, ये संसार शक्ति का गुलाम है। से तुम्हारी आज स्थिति है, ऐसे कभी मोदी जी की भी रही होगी। कोई पूछता नहीं रहा होगा, लोग गाली देते रहे होंगे, ताना मारते रहे होंगे, और आज तुम क्या कर रहे हो? तुम संसार के पीछे भाग रहे हो। ये तुमको लोड ही नहीं ले रहा, तुम इसके पीछे भागो, इसके। ध्यान करो, योग करो, पढ़ो, और माँ बाप का सम्मान करो। ये चार तुम अपने जीवन का प्रियम्बल बना लो। ये चार तुम अपने जीवन का प्रियम्बल बना लो। प्रियम्बल, उद्देशिका, कि मैं ध्यान करूंगा, मैं योग करूंगा, मैं पढ़ूंगा और माँ बाप का सम्मान करूंगा। और ये डेली शपथ उठाओ। कल IAS बनोगे तो शपथ लोगे ना भारत के संविधान की, तो आज ही भारत के संविधान की शपथ लो कि मैं अवध ओझा योग करूंगा, मैं अवध ओझा प्रतिदिन ध्यान करूंगा, मैं अवध ओझा प्रतिदिन पढ़ूंगा, और मैं अवध ओझा अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। बस दिशा चेंज हो गई। 6 महीना लगेगा पंडित जी। सब पंडित हैं इस देश में, जो पढ़ रहा है वो पंडित। और जो पढ़ते पढ़ते जाग जाएगा वो ब्राह्मण। एग्जाम्पल, डॉक्टर अंबेडकर। अब आज एक व्हाइट पेज पे ये पूरा डायग्राम बना लेना, पूरा हो गया नोट्स। कितना पेज है? पहला पेज कितना है? पहली हेडिंग का 1 2 3 4 4 पेज है। 4 पेज का मैटर 1 पेज में तुम लिया है। तुम में से बहुत लोग बड़ी बड़ी कोचिंगें किए होंगे, पर कोई, मैं किसी कोचिंग को बुरा नहीं मानता, मैं किसी टीचर को बुरा, मैं कुछ लोगों को तो बुरा मानता ही नहीं। तुम्हारी क्षमता क्या थी उनसे निकालने की? तुम्हारी कमजोरी है ये। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई। तुम मांगोगे तो मिलेगा और छीनोगे तो ज्यादा मिलेगा। तुम खुद ही मुर्दे की भांति क्लास में बैठे रहते हो, कोई नहा के नहीं गया, कोई ऐसे पड़ा हुआ है। तुमको धन चाहिए, मर्सिडीज चाहिए, सुंदर स्त्री चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सबको हर चीज चाहिए। दोगे क्या? महत्वाकांक्षा की देवी बलि मांगती है। जो महत्वाकांक्षा की देवी है ना, ये बलि मांगती है, बलि। किसकी बलि चढ़ाओगे? अपने आलस्य की। ये जो महत्वाकांक्षा की देवी है, ये ऐसे किसी में प्रसन्न नहीं होती है। महत्वाकांक्षा की देवी, महत्वाकांक्षा की देवी, ये बलि मांगती है, बलि। किसकी? आलस्य की। नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।
किसकी? नेगेटिविटी की। इस दुनिया में कौन अच्छा है? सब मानव है यार, सब में कुछ ना कुछ है। सबकी बुराइयां क्यों देख रहे हो? इस देश के आदमी को इतना मजा आता है बुराई सुनने में, किसी की भी। कबीर ने चिल्ला चिल्ला के कहा, बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिलिया कोई, और जो घर जो मन देखूं अपना मुझसे बुरा न कोई। अपने आप को सुधारो यार। नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में आकाश, इसकी बलि चढ़ानी है आलस्य की, नेगेटिविटी की, द्वेष की। ईर्ष्या की। किसने किया? श्री राम ने किया। किसने किया? भगवान कृष्ण ने किया। किसने किया? हजरत मोहम्मद ने किया। तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। और किसने पीक पे किया? लॉर्ड जीसस ने। और देखो इनकी हस्तियां क्या हो गई। तुम तो सिर्फ आईएएस बनना चाहते हो, इनको देखो। भगवान बुद्ध, एक आदमी उनके चेहरे पे थूक दिया, उन्होंने चद्दर उठा के पोंछ लिया। आनंद गुस्से में आए, रोका उन्होंने। अरे बोले यार इसकी मानसिक टेंशन में बेचारा, 3 अटेम्प्ट प्री नहीं निकला इसका, परेशान है। क्लास 6 से जो उसकी गर्लफ्रेंड थी उसके दोस्त के साथ चली गई, उसका पीसीएस हो गया था। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। अम्मा पापा डेली घर आ रहे हैं कि खत्म हो तुम, और गुड्डुआ का हो गया। बुआ जी डेली फोन कर रही है कि तुम्हारे पापा का बीपी बहुत हाई रहता है, भैया पढ़ के कुछ कर लो जल्दी से। गांव भर के लड़के चिढ़ा रहे हैं कि कलेक्टर आए हैं, कलेक्टर। रिक्शा वाला तमीज से बात नहीं करता। तो ये सब गम भुलाता है, गुटखा है ना? भाड़ में गई दुनिया, बाद में देखा जाएगा। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, इसके आसमान में मुझे पता है कब क्या करना है। इस ध्यान यही तो सिखाता है, यही सब तो सिखाता है। और क्या करता है ध्यान? और यहीं पर तुम्हारा पहले चैप्टर का पहला हेडिंग समाप्त हुआ। कितना मजा आया। हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। हमसे मत कहा करो ये सर इस पे बोल दीजिए उस पे बोल दीजिए, भी क्यों डरे, ये जाके कुछ बोलने वोलने के मत कहा करो। मुझे जब जहां बोलना होता है मैं बोलता हूँ।
ऐसे पढ़ना है, ऐसे अप्रोच रखना है, ऐसे। अभी सोचो एक हेडिंग क्लियर हुई, एक, और जिस दिन ये पूरी किताब क्लियर हो जाएगी फिर सोचो तुम, अब अगली हेडिंग उठा लो। अगली हेडिंग क्या है? भारतीय राज्य और समाज, इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी। बहुत प्यारी हेडिंग, भारतीय राज्य और समाज, इंडियन स्टेट्स। किताब साथ में रखो, इंडियन स्टेट्स एंड सोसाइटी। अब 18वीं शताब्दी में के सेकेंड पार्ट में, यानी 1750 के बाद मुगल साम्राज्य का अंत, आफ्टर 1750s, एंड ऑफ मुगल डायनेस्टी। 1750 के बाद मुगल राजवंश का अंत, वास्तविक रूप में, इन रियलिटी। वर्चुअली वो अभी भी गद्दी पर है, वर्चुअली वो गद्दी पर है, वो थ्रोन पर है, लेकिन अब उनका शासन सिर्फ दिल्ली में। सिर्फ दिल्ली पर शासन। तो बाकी भारत कैसे चल रहा है? अब यहां पे क्वेश्चन मार्क लगाओ, यहीं पे एक क्वेश्चन लिखो कि फिर बाकी भारत, रेस्ट ऑफ इंडिया, बाकी भारत को कौन चला रहा है? यहीं पे तुम एक क्वेश्चन बनाओ, क्वेश्चन मार्क लगाओ, खुद से क्वेश्चन करो कि 1750 के बाद वास्तविक तौर पर मुगल सत्ता का अंत, उनका शासन क्षेत्र दिल्ली, तो बाकी भारत को कौन चला रहा है? जब सवाल करोगे तो जवाब मिलेगा इन्हीं किताबों में। तो बाकी भारत कौन चला रहा है? और किताबें जिंदा दिमागों से बात करती हैं और मुर्दा दिमागों को नींद लाती। तो बाकी भारत को कौन चला रहा है? हाँ, बाकी भारत को चला रहे हैं क्षेत्रीय राजवंश, रीजनल पावर्स। क्षेत्रीय राजवंश, क्षेत्रीय। ना मेरा घर कोई ना आना, मैं इस वक्त कानपुर में हूं। और बेटा सबसे रिजल्ट चाहिए, कुछ भी करो यार, एक अच्छे बिजनेसमैन बन जाओ, एंटरप्रेन्योर बन जाओ, आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, डॉक्टर बनो, इस देश में बनने की कमी है। पीडीएफ कुछ नहीं मिलेगी, चुपचाप बैठे रहो, जितना पढ़ा रहे उतना पढ़ो। पीडीएफ कब मिलेगी? कोई कमिटमेंट किसी चीज का नहीं है। रीजनल पावर्स, तो बाकी देश को कौन चला रहा है? रीजनल पावर्स। अब ये रीजनल पावर दो तरह, टू टाइप्स। दो तरह की रीजनल पावर्स। पहला सक्सेशन स्टेट्स,
सक्सेशन, उत्तराधिकार के राज्य, उत्तराधिकार राज्य, सक्सेशन स्टेट। यानी मुगल गवर्नर्स ने अपने आप को अपने क्षेत्र में इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। मुगल गवर्नर्स, इसको सक्सेशन स्टेट बोलते हैं। जैसे बंगाल, जैसे अवध, जैसे हैदराबाद, इसको बोलते हैं सक्सेशन स्टेट्स, उत्तराधिकार राज्य। ये पहला ग्रुप था, उत्तराधिकार राज्य। और दूसरा ग्रुप था विद्रोह के परिणाम स्वरूप जन्म, बर्थ इन द बैकग्राउंड ऑफ रिवोल्ट्स। विद्रोह के पृष्ठभूमि में जन्म, जैसे मराठा, जैसे जाट, जैसे सिख। ये दो तरह के राज्य। जिसको व्हाट्सएप, फरमान खान मैसेज कर रहे हैं, जिसको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना वो मैसेज करें। हमको ऐड कर लो फरमान। अरे फाइनेंशियल क्राइसिस राज्य को है। ऐसे आज हिंदुस्तान सरकार के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास तो बहुत है। सोचो बेटा, यही तो सोचना है। यही हाल तो कंपनी का हुआ था 1770 में। कंपनी गरीब थी, बैंक ऑफ इंग्लैंड से 10 लाख पाउंड का लोन मांगा और कंपनी के अधिकारी बोरा में रुपया भर के ले जा रहे हैं। तभी तो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 का। राज्य गरीब है, जनता नहीं। और लूटना किसको है? जनता को। तो 1750 के बाद मुगल साम्राज्य का अंत और दो तरह के राज्यों का उदय। अब भारत के विभिन्न भागों को कौन चला रहा है? रीजनल पावर्स, दो तरह की, सक्सेशन स्टेट्स। मुगल गवर्नर थे, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया, बंगाल और अवध। और ब्रिटिश, दूसरे तरह के ब्रिटिश बैकग्राउंड और विद्रोह के पृष्ठभूमि में पैदा हुए राज्य, मराठा, जाट और सिख। अब इन लोगों ने क्या किया? यह बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम। ये आखिर इन्होंने किया क्या? अब दो सवाल कि इन्होंने क्या किया, और दूसरा ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शिकार क्यों हुए। ये दोनों सवाल लिखो कि इन्होंने क्या किया, व्हाट वाज देयर